गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेक्चर 8 बजे तक ही है, 8:30 तक नहीं है। ओके, कल हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया था। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पहले चार्जिंग सेक्शन डिस्कस किया था। चार्जिंग सेक्शन नंबर जो था वो था 22। अब चार्जिंग सेक्शन के अंदर टोटल 3 कंडीशंस दिए हैं। अगर वो तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, तो आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक आध कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, टैक्स तो लगेगा बट नॉट अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पहला कंडीशन जो था याद करो, वो था प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ buildings or a land appurtenant thereto. So it should be rent from a building or it should be a rent from a land, and land is attached to building. Second condition था person earning income, he should be owner of the property. And last condition, owner should not use property for business and profession. Now try to recollect, if suppose I am owner of a land and such land is given on a rent, it is a vacant plot of land, तो फिर वो रेंट आ रहा है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, तो वो अदर सोर्सेस में जाए। अगर सब लेटिंग से इनकम आ रही है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, सेम प्रॉपर्टी आपने किसी और को भाड़े पे दी, तो अब वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, अगेन अदर सोर्सेस। उसके बाद रेंट जो है उस पर आपको टैक्स कौन से ईयर में लगता है, जिस ईयर में रेंट ड्यू हो जाएगा कि जिस ईयर में रेंट रिसीव होगा, ड्यू होगा। तो जिस ईयर में रेंट ड्यू हो जाएगा वहां पे टैक्स लग जाएगा। अच्छा, आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी, रेसिडेंशियल, टैक्स यहीं लगेगा। आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दी तो भी टैक्स यहीं लगेगा। सो यू आर अर्निंग रेंटल इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और यू आर अर्निंग रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट रेलेवेंट, टैक्स यहीं पे लगा। बराबर। अब हमने फॉर्मेट पढ़ना स्टार्ट किया था। तीन टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है। पहला एलओपी, बाद में एसओपी एंड लास्ट इज डीएलओपी। मैक्सिमम आप कितनी एसओपीज रख सकते हो? परफेक्ट, 2 से ज्यादा एसओपी रखा तो डीएलओपी हो जाएगा। एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी में हम फॉर्मेट कहां से स्टार्ट करते हैं, याद करो थोड़ा सा, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या माइनस करते पहले, ड्यू बेसिस पे के पेमेंट बेसिस पे? ओनर पे करना चाहिए कि टेनेंट? ओनर। फिर क्या आएगा, एनएवी। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स हम किसको पे करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स कुछ परसेंटेज लगता है, किसका? व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का कितना रेंट आ सकता है, दैट इज म्युनिसिपल वैल्यू। एनएवी मिला, एनएवी में से कितने डिडक्शन माइनस करोगे? पहला सेक्शन नंबर बताओ पहले, और क्या है उसमें, कितना, एंड सेकेंड डिडक्शन सेक्शन नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो, इंटरेस्ट जो है वो ड्यू बेसिस पे मिलेगा, वो माइनस करो, फाइनल आंसर मिल गया। अब हमने जीएवी के ऊपर एक नोट बनाया था, याद करो। अब वो नोट में क्या था, तो स्टेप नंबर 1 इज एक्सपेक्टेड रेंट। पहले मैंने उसको एक नाम दिया था गवर्नमेंट रेंट, फिर उसको मॉडिफाई किया मैंने, बोला नहीं गवर्नमेंट रेंट अच्छा नहीं लग रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट यू विल गेट बाय कंपेयरिंग 3 थिंग्स। नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू, नंबर 2 फेयर रेंट। इन दोनों में से विच एवर इज म्युनिसिपल वैल्यू इज रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर लोकल अथॉरिटी, फेयर रेंट इज मार्केट रेंट, दैट इज रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। दोनों में से हायर लेने का, कंपेयर करने का किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। दिस एक्ट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ टेनेंट्स। याद है ना, वो एग्जाम्पल याद है ना? ओके। फिर दोनों में से लोअर लेने का, यू विल गेट एक्सपेक्टेड रेंट।
एक्सपेक्टेड रेंट को यू विल कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एंड फ्रॉम दैट यू विल सबट्रैक्ट अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी. बट यस, अनरियलाइज्ड रेंट यू विल सबट्रैक्ट इफ सर्टन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई तो आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर दोगे. अच्छा, उसके बाद नॉर्मली आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच एवर इज हायर इज योर जीएवी. बट एक नया कॉन्सेप्ट अगर आया क्या, वेकेंसी, तो आपका स्टेप नंबर 3 में आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या कि यू आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी. तो स्टेप 3 में आप क्या करते थे, जो आपको रेंट मिली एक्चुअल स्टेप 2 में, उसमें आप ऐसा सोचते थे क्या कि अगर वेकेंसी नहीं होगा तो फिर आपको कितना और रेंट मिलता और टोटल कितना होता आपका. और वो अमाउंट अगर स्टेप 1 जितना हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप यहां पे प्रूव कर रहे हो क्या कि यू आर गेटिंग लोअर रेंट ओनली बिकॉज ऑफ वेकेंसी. एंड फिर आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो जीएवी बन जाएगा, एंड नहीं तो आपका स्टेप नंबर 1 जीएवी बनेगा. फिर हमने फॉर्मेट पढ़ा था एसओपी का. एसओपी में फॉर्मेट स्टार्ट कहां से होता है, क्या लेना है. एसओपी में सिर्फ एक ही चीज आएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन. और अगर लोन नहीं है तो फाइनल आंसर नहीं, अगर लोन है तो नेगेटिव. और लोन इनफैक्ट अगर डिफॉल्ट स्कीम में गए तो फाइनल आंसर नहीं लिया है. अच्छा, डिफॉल्ट स्कीम में एलओपी में इंटरेस्ट मिलेगा क्या, और डीएलओपी में भी मिलेगा. डिफॉल्ट स्कीम में सिर्फ, और डीएलओपी का जो फॉर्मेट है वो सेम एज एलओपी है, कोई चेंज नहीं है फॉर्मेट के अंदर. सिर्फ इतना याद रखना है कि डीएलओपी में एक्चुअल रेंट नहीं होगा. तो व्हाट इज योर जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट इज योर जीएवी. चलो अब फ्रेंड्स, चलो ये एक क्वेश्चन है जो अपने को सॉल्व करना है. अभी सॉल्व आप लोग करोगे, मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना. पहले क्या लिखोगे ऊपर, नेम ऑफ असेसी. 2 मिनट पहले फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग. उसके बाद हेडिंग दोगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25. अब फॉर्मेट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो. डोंट स्टिक टू दी फॉर्मेट जो मैं दे रहा हूं, बट यस चीजें सारी क्लियरली मेंशन करनी है. अब जैसे मैं आपको बोलूंगा एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, सामने तुम एक ही कॉलम भी बना सकते हो. मैं 2 कॉलम बना रहा हूं यहां पे, इनर कॉलम है ना आउटर कॉलम. अब आपको ये जो सम मैं दे रहा हूं वो लेट आउट का सम है. तो आपको क्या करना है, पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है. बोलो यस के नो. एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, हायर ऑफ ए और बी, स्टैंडर्ड रेंट, लोअर ऑफ सी एंड डी. एक्सपेक्टेड रेंट आ गया. फिर आप क्या करोगे, एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी. बराबर. फिर अगर वैकेंसी हुआ तो स्टेप 3 आएगा. अगर वैकेंसी नहीं हुआ तो डायरेक्टली जीएवी आ जाएगा. जीएवी ये आपका स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये हो गया स्टेप नंबर 3. अब मैं क्या बोलूंगा, स्टेप नंबर 1 में सारे अमाउंट्स इनर कॉलम में लिखो, स्टेप नंबर 2 को भी इनर कॉलम, 3 जो है ना 3 उसको जाने दो आउटर कॉलम में चलेगा. फिर क्या करोगे बोलो, जीएवी के बाद फॉर्मेट म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे आउटर कॉलम में. फिर क्या मिलेगा आपको, एनएवी.
एनएवी में से क्या आएगा? डिडक्शंस। दो डिडक्शंस आएंगे 24A 24B। एक आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी एंड दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। दोनों अमाउंट को इनर कॉलम में लिखो और उसका टोटल आउटर कॉलम में जाने दो। फाइनल आंसर मिल गया। अब मुझे आपके बुक में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो आपकी बुक नहीं दिखेगी। फिर ये मुझे ये म्युनिसिपल वैल्यू ऐसा नहीं चाहिए, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब नहीं चलेगा। सब चीजें फुल फॉर्म, एनएवी, जीएवी, सब फुल फॉर्म होने चाहिए आपके बुक में। ये इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं चलेगा, ये भी वर्ड ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आदत अगर अभी पड़ गई फिर एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। अच्छे से फॉर्मेट बनाओ, एग्जाम में ऐसा सम आएगा तो एक ही आने वाला है, बट इधर 10 सम करके जाओगे तो एक सम बराबर से करोगे। तो फॉर्मेट में मुझे बहुत ही क्लियर फॉर्मेट चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। नेम ऑफ असेसी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस ईयर, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, फिर ये पूरा फॉर्मेट एकदम प्रॉपर। शॉर्ट फॉर्म कहीं यूज नहीं करना है। बराबर? फॉर्मेट समझ गया है? मैं अभी फॉर्मेट थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, फॉर्मेट आपको समझ गया है। मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग पीछे प्रोविजन देखो, अटकोगे तो पीछे जाना, नहीं तो क्या होगा, पीछे से ही लिखते जाओगे ना तो खुद कुछ याद ही नहीं करोगे। पीछे अब जाना नहीं। ये फॉर्मेट मैं अभी हटा रहा हूं, मैं आपके सामने सम रख रहा हूं। चलो ये सम है, आपके हिसाब से सॉल्व करो इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सब चेक कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर, फाइनल आंसर 35,600 आया। 35,600। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। फर्स्ट में किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और फर्स्ट हो गया हो तो सेकंड स्टार्ट करो। नहीं बीच में, मतलब आफ्टर स्टेप 2 इन दिस फॉर्मेट, ये जो आपको फॉर्मेट सिखा है ना, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में दिखा दो, फिर स्टेप 4 जीएवी बना दो। हाँ उधर ही लिख दो, उधर ही लिख दो, एक्सप्लेनेशन अंदर ही लिख दोगे चलेगा। हाँ बोलिए। हाँ मतलब ये यहाँ पे ही लिख दो ना, जीएवी लिखोगे वहाँ पे लिख दो कि आफ्टर एडिंग वैकेंसी रेंट अमाउंट एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेंट, देयरफॉर एक्चुअल रेंट इज टेकन एज जीएवी, और एल्स यू कैन राइट स्टेप 3 इज, मतलब दिस, आफ्टर एडिंग वैकेंसी रेंट इट इज मोर लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, सो एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएवी। वहीं पे लिख दो। जितना हो सके फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दोगे तो उतना आपको नोट्स कम लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन के नीचे। चलो आ गया आंसर सेकंड का, चेक करते हैं कितना आ रहा है फाइनल। 47,000। करो चेक। बराबर? कुछ इसमें डाउट हो तो पूछो। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, लिखेंगे आप लोग। असेसी मिस्टर ए, असेसी मिस्टर ए, म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस। फेयर रेंट 9 लाख रुपीस। स्टैंडर्ड रेंट 80,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ।
actual rent 1 lakh rupees per month, 1 lakh rupees per month. Vacancy period 4 months. Unrealized rent 70,000. 70,000. Municipal tax paid by tenant 10,000. नेक्स्ट लाइन में म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, उसको अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, सामने अमाउंट लिखो 7,000, उसी के नीचे फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, सामने अमाउंट लिखो 10,000, एंड उसी के नीचे और एक लिखो फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, सामने अमाउंट लिखो 3,000. Expenses on repairs 8,000. Insurance premium paid for house property 30,000. Loan taken for purchase of property 25 lakhs. Rate of interest 10%. नेक्स्ट लाइन में इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 2 lakh is paid in current year. Compute income from house property. For previous year 24-25. चलो स्टार्ट. चलो आ गया आंसर, डिस्कस करते हैं. पहले तो ये सब में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचएवर इज हायर ले लो, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर. क्या आ रहा है आपका एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट 9 lakhs. एक्चुअल रेंट आपका जो आएगा वो वैकेंसी कितना दिया है मैंने 4 months, तो 8 महीने का ही रेंट मिलेगा आपको. 8 lakhs माइनस 70,000 दैट इज अनरियलाइज रेंट. सो 8 lakh माइनस 70,000 कितना आ रहा है 7,30,000. दैट इज योर अमाउंट एट स्टेप 2. वैकेंसी है इसीलिए स्टेप 3 भी आएगा. एड वैकेंसी रेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 4 lakh. कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो और 4 लाख मिलता, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 11,30,000. 11,30,000 इज मोर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 9 lakhs. सो स्टेप नंबर 2 7,30,000 इज योर GAV. अब उसमें से माइनस करो क्या, म्युनिसिपल टैक्स. कितना म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा
एक तो जो ओनर ने पे किया है तीनों म्युनिसिपल टैक्स वो सब माइनस होगा। कितना अमाउंट है वो? 20,000 हो रहा है, तो 20,000 वो माइनस करो। टेनेंट वाला भूल जाओ। एनएबी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस करोगे? 2,50,000, क्योंकि उतना अपना 2,50,000 ड्यू हुआ है, पेमेंट उसमें से अपन ने 2 लाख का किया है। फाइनल आंसर बता देंगे? 2,47,000 आंसर आएगा। रिपेयर्स का खर्चा इग्नोर, इंश्योरेंस प्रीमियम इग्नोर। 2,47,000 फाइनल आंसर आएगा। बराबर? चलो अब यहां पे ध्यान देंगे। अब मुझे एक डिस्कशन करना है। डिस्कशन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। लोन अपन ने जो कल 24B करके सेक्शन किया था ना, 24B, बस वो 24B के ऊपर अपना डिस्कशन है आज। ध्यान दो, कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज डिस्कशन इंटरेस्ट के ऊपर, कुछ चीजें बचेगी, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहली चीज तो हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे ऑन ड्यू बेसिस। ये तो अपन ने कल ही देख लिया था। दूसरी चीज, आप लोन ले रहे हो, आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, लेकिन वो लोन घर के रिलेटेड होना चाहिए। समझो आपने लोन लिया है मैरिज करने के लिए, तो उसकी इंटरेस्ट थोड़ी आप हाउस प्रॉपर्टी के सामने माइनस करोगे। तो आप लोन ले रहे हो किस चीज के लिए? आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या फिर आप लोन ले रहे हो फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप लोन ले रहे हो किसके लिए? CRRRA के लिए, तो ही हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। C क्या है इसमें से? कंस्ट्रक्शन, RRR रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एंड A एक्विजिशन। ये सब केसेस में हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड लोन है, हम आपको माइनस करने देंगे। सो आपको लोन लेनी चाहिए किस पर्पस के लिए? आइदर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ही हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोन जो है वो आप अरेंज करवाते हो थ्रू एन एजेंट, तो एजेंट को आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। क्या ये ब्रोकरेज आपको हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करने मिलेगा? आंसर इज नो। हाउस प्रॉपर्टी में आपको बाकी सारे खर्चों के लिए कहने से स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है, विच इज हाउ मच? 30%। सो अगर आपने ब्रोकरेज पे किया किसी एजेंट को, क्यों? क्योंकि उसने आपको लोन अरेंज करवा के दी थी, कहने से ब्रोकरेज को इग्नोर। जैसे आपने ये सब में रिपेयर्स और इंश्योरेंस को इग्नोर किया, वैसे ही ब्रोकरेज को भी इग्नोर। अब समझो आपने 25 लाख का लोन लिया है, 25 लाख का। एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1, एक साल खत्म हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो आपका जो इंटरेस्ट पेएबल था ना, पेएबल, वो था 2.5 लाख रुपया। बट इसमें से जो इंटरेस्ट पेड है, पेड, वो है 0। मतलब क्या? आपको 2.5 लाख की इंटरेस्ट देनी थी, आपने अभी तक इंटरेस्ट दी नहीं है, पे नहीं किए हैं। अच्छा चलो, पे नहीं किए तो ईयर 1 में आपको 24B में डिडक्शन मिलेगा ये 2.5 लाख का? आंसर इज यस। क्यों मिलेगा? ड्यू बेसिस पे मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। जैसे ही ईयर 2 आया, एंड ऑफ ईयर 2, 25 लाख के ऊपर वापस से इंटरेस्ट पेबल आ गया। कितना? 2.5 लाख, 10% के हिसाब से। अब क्या हुआ पता है?
सेकेंड ईयर में ना, सेकेंड ईयर में जिससे आपने लोन लिया था, जिसको आपने अभी तक फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उस बंदे ने क्या किया, ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दिया। लगाएगा ही ना, पे नहीं करेगा तो। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। समझो, इस पे उसने 25,000 का इंटरेस्ट लगाया और आपने क्या किया, ये साल में इंटरेस्ट का पेमेंट किया। पेमेंट कितना किया, 5,25,000। कैसे 5,25,000? 2.5 लाख फर्स्ट ईयर का, 2.5 लाख सेकेंड ईयर का, प्लस 25,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो भरना पड़ा वो। समझा ना आपको? फर्स्ट ईयर का 2.5, सेकेंड ईयर का 2.5 और फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट जो नहीं भरी थी उसके ऊपर 25,000। क्वेश्चन क्या आ रहा है, सेकेंड ईयर में हमें 24B में कितना डिडक्शन मिलेगा? ये 2.5 लाख ही मिलेगा। ये 2.5 लाख तो मिल चुका लास्ट ईयर, ये 2.5 लाख अभी ले लो, ये आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, बोलो, इंटरेस्ट ऑन नहीं मिलेगा, भूल जाओ वो इंटरेस्ट। लेकिन 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 अब नेक्स्ट केस समझो कि अगर आपने 25 लाख का लोन लिया है, समझो सोहम, मैंने आपसे 25 लाख का लोन लिया। अब आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपसे 25 लाख का लोन लिया। इसने क्या किया पता है, मुझसे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था, ये दे रहा था, पर बोलता है 20%। मैंने तभी तो लोन ले लिया क्योंकि मेरे को घर के लिए पैसा चाहिए था। अब क्या हुआ, सोम, मैं आपको हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, प्रिंसिपल की तरफ मैं अमाउंट पे ही नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि उतना बचता ही नहीं है पैसा, इंटरेस्ट रेट ही थोड़ा सा ज्यादा है। अब मुझे और एक लोन मिल रहा है HDFC बैंक से, और ये लोन मुझे 25 लाख का ही मिल रहा है और ये लोग 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं इधर से लोन उठाऊंगा और मैं सोहम को यही लोन कहने से पे कर दूंगा। मतलब मैं मेरी पुरानी लोन रीपे कर रहा हूं। कैसे रीपे कर रहा हूं? बाय टेकिंग अ न्यू लोन। पुरानी लोन क्यों ली थी मैंने? घर खरीदने के लिए। नई लोन क्यों ली मैंने? पुरानी लोन को रीपे करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने सामने कि जो नई लोन आपने ली है, क्या उसका इंटरेस्ट आपको 24B में माइनस करने मिलेगा? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आंसर इज यस। क्यों? तुम थोड़ा सा अपना ना, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। यहां पे 25 लाख का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था मेरा, जो मैंने 25 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग था सोम आपसे। मैंने नया लोन लिया, कैन आई से स्टिल माय आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट इज 25 ओनली। अभी भी है कितना? 25 ही है। मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है बोलेंगे जरा? 25। फर्क क्या पड़ा इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब तुम सोचो, अगर गवर्नमेंट मुझे, ये तुम समझ पा रहे हो, तो ये पैसा है ना, ये पैसा 25 लाख, ये 25 लाख लिया तो उसके वजह से मुझे कोई एडिशनल आउटफ्लो नहीं हुआ, उल्टे का जो मेरा आउटफ्लो था ना वो कम हो गया। ऊपर वाले केस में क्या हुआ? दिस 25,000 इज लाइक अ पेनल्टी। दिस इज लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अंडरस्टैंड हियर, दिस इज नॉट अ पेनल्टी फॉर फर्स्ट ईयर। आप 25 लाख रुपए की लोन किसी से ले रहे हो, क्यों? ताकि आपकी पुरानी लोन रीपे हो जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाए। तुम समझ पा रहे हो? तो ये पैसा भले ही यूज हुआ है पहले घर का लोन भरने में, बट कहने से ये पैसा इनडायरेक्टली हाउस प्रॉपर्टी में ही गया है। ये पैसा हाउस प्रॉपर्टी में गया और ये पैसा इधर पेमेंट में गया, तो इनडायरेक्टली तो ये पैसा घर में यूज हुआ ना आपके। और तुम थोड़ा सा सोचो, लोग लोन स्विच कब करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें फायदा किसका? गवर्नमेंट का। कैसे फायदा गवर्नमेंट का? अबे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो कहने से हाउस प्रॉपर्टी इनकम बढ़ जाएगी, 24B में आपका डिडक्शन कम हो जाएगा, तो फायदा तो गवर्नमेंट का ही हुआ ना यहां पे। इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने
नया लोन लिया, क्यों? टू रीपे योर ओल्ड लोन, तो इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन जो है वो क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। तो देखो, पहले तो मैंने आपको क्या पॉइंट करवाया, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे माइनस करने मिलेगा कि पेमेंट? अच्छा, लोन क्या क्या पर्पस के लिए लेनी चाहिए, पर्पस बताओ। नंबर 1 सी आर 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 ए। सी क्या है? आर एंड ए एक्विजिशन। थर्ड, ब्रोकरेज एंड कमीशन, जो आप पे करोगे एजेंट को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, न्यू लोन लिया टू रीपे ओल्ड लोन, मिलेगा? मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान ज्यादा आपका, अब आप जो इंटरेस्ट पे करते हो ना, इंटरेस्ट, आपकी प्रॉपर्टी या तो एलओपी हो सकती है या तो डीएलओपी हो सकती है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी हो सकती है। तुम्हें समझ में आ रहा है? एलओपी और डीएलओपी में ये जो दो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब यहां से इनकम आ रही है, जबकि एसओपी में कोई इनकम नहीं आएगी। एसओपी में हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, देखो, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी इज लेट आउट, प्रॉपर्टी इज डीम टू बी लेट आउट। आपकी जितनी भी इंटरेस्ट होगी ना, सब हम माइनस करने देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब क्या? 10 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो, करो माइनस, 20 लाख इंटरेस्ट पे कर रहे हो, माइनस करो, 30 लाख इंटरेस्ट है, माइनस करो, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज है। बट अब एसओपी में अगर बोला कि जितना आपका इंटरेस्ट है सब माइनस करो, सोचो एक पर्सन का इंटरेस्ट 5 लाख है इस साल का, 5 लाख नेगेटिव आंसर, 5 लाख नेगेटिव, उसकी कोई इनकम होगी दूसरे हेड में, कहने से उसके सामने सेट ऑफ, मतलब टैक्स ही नहीं है उसके पास। ये तो नुकसान किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसओपी के केस में उन्होंने क्या बोला, हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम लिमिट रखेंगे कुछ, क्योंकि लिमिट नहीं रखी, सोचो इस साल मेरी इनकम आ रही है थ्रू दिस प्रोफेशन 20 लाख, और मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और उधर मेरा इंटरेस्ट है 15 लाख। 15 लाख एसओपी, नेगेटिव आंसर, 20 लाख इनकम, करो सेट ऑफ, बचा 5 लाख, टैक्स जीरो, रिबेट, 5 लाख के रिबेट। तो यार ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा यहां पे गवर्नमेंट का। तो एसओपी के केस में ना, एसओपी के केस में वो लोग ने लिमिट रख दी है कि हम आपको मैक्सिमम इतनी इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। कितनी देंगे? तो सुनो, एसओपी के केस में देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर वो कंडीशंस क्या हो जाती है, बोलो, सैटिस्फाई, कंडीशंस क्या हो जाती है, बोलेंगे सैटिस्फाई हो जाती है, तो जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू होगा कंपेयर विथ 2 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर। अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख से कम है तो उतना, 2 लाख से ज्यादा है तो मैक्सिमम 2 लाख। एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, नहीं, तो जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? 30,000 के साथ, विच एवर इज लोअर। मतलब आपको मैक्स टू मैक्स एसओपी में कितना मिल सकता है? 2 लाख से कभी ज्यादा नेगेटिव आंसर होगा ही नहीं एसओपी का। आपकी इंटरेस्ट 5 लाख है, 2 लाख भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो, नहीं तो 30। तो अब मैं आपके सामने इधर 4 एग्जाम्पल लिखता हूं, सुनो, एग्जाम्पल मैं बुक में ही लिखता हूं यहां पे। एग्जाम्पल नंबर 1, समझो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, पहले तो 1 मिनट, कंडीशन केस 1 सेटिस्फाई हो रही है, केस 2 सेटिस्फाई हो रही है, केस 3 सेटिस्फाई नहीं हो रही है, केस 4 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आपकी जो एक्चुअल इंटरेस्ट है, एक्चुअल इंटरेस्ट
वो है 2.8 लैक्स, वो है 1.8 लैक्स, 25,000 एंड 90,000। चलो अब मुझे बताओ हाउ मच डिडक्शन यू विल गेट अंडर 24B। फर्स्ट केस में 2 लाख, सेकेंड केस में 1.8, थर्ड में एंड फोर्थ में बैठा दिमाग में। ये सब जो एग्जांपल दिया वो एलओपी एलओपी डीएलओपी के लिए कि एसओपी के लिए? एलओपी डीएलओपी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो उधर कोई लिमिट ही नहीं है। अब एसओपी की बात करते हैं, तो एसओपी में इफ ऑल द कंडीशंस आर satisfied, actual interest due or 2 lakh whichever is lower, if any one of the condition is not satisfied, actual interest due or 30,000 whichever is lower। अच्छा, नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC, ये तो अपने को पता ही है। एसओपी में नॉट अलाउड ही था, कल ही बताया था मैंने। मतलब क्या, एसओपी में 115 BAC में गए तो फाइनल आंसर इज ऑलवेज निल, ऑलवेज निल, बराबर। अब मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिल सकता है? या तो 2 लाख या तो 30,000, या तो 2 लाख या तो 30,000। बट उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। कंडीशंस। कितनी कंडीशंस है? टोटल 4 कंडीशंस है। बोलो कितनी कंडीशंस है टोटल? 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 2 लाख। 4 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 30,000। वापस से 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 4 में से एक भी कंडीशन, एक आध कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो, मतलब अब ध्यान से सुनना, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एसओपी में मैक्सिमम कितना मिलेगा अपने को? 2 लाख। अब ध्यान देना, पहला कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। अब ये जो साल था ना, ये साल 99, 2000 एंड 2000, 2001, ये साल हाउस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? सारी मेजर अमेंडमेंट्स वही साल में हुई है। आपको याद हो कल का लेक्चर, तो मैंने आपको बोला था एनएवी में से आपको 10 खर्चे माइनस करने मिलते थे पहले। फिर मैंने बोला था 2000, 2001 में वो 10 के 10 खर्चे हटा दिए। याद है ऐसा कुछ? तो ये सालों में मेजर अमेंडमेंट्स हुआ था। सो अगर आप लोगों ने लोन 1/4/1999 या उसके बाद ली है तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा है, सोच के आंसर देना। आपने एग्जैक्ट 1/4/1999 को लोन ली, बोलो इंटरेस्ट माइनस करने, लाउडर लाउडर, मिलेगा। 1/4/1999 के बाद ली, उसके पहले ली, बेवड़े मिलेगा। अंडरस्टैंड? मैं ये नहीं सिखा रहा हूं इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, मिलने वाला तो है। अपने को देखना है लिमिट क्या होगी। तो अगर 1/4/1999 या उसके बाद लिया तो मैक्सिमम 2 लाख, और अगर उसके पहले लिया तो मैक्सिमम 30,000। आया समझ में? सेकेंड, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RR and R, repair, renovation and reconstruction. Loan should not be taken for RRR। एक मिनट, कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखाया लोन शुड बी टेकन फॉर CRRRA, ऐसा पहले ऊपर लिखाया। अब मैं बोल रहा हूं लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RRR। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। लोन पहले तो लेनी चाहिए फॉर CRRRA। अब तुमने अगर लोन RRR के लिए ली है और तुमने प्रॉपर्टी को एसओपी रखा है, तुम्हें मैक्सिमम 30 मिलेगा। अगर तुमने C और A के लिए लोन ली है, मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। अगर तुमने लोन CRRRA के अलावा कोई पर्पस के लिए ली है, मिलेगा ही नहीं। अरे लोन हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही नहीं है। तो ऊपर मेरा बोलने का मतलब था CRRRA के लिए लोन लो तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब मैं बोल रहा हूं RRR के लिए मत लो, क्योंकि RRR के लिए लिया तो 30 मिलेगा, नहीं तो 2 लाख मिलेगा। मिला? क्लैरिटी मिला आपको? पहले लास्ट कंडीशन पहले लिख देता हूं, बहुत इजी है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए बोलो? मतलब जिससे भी आपने लोन लिया है, यू विल पे इंटरेस्ट, तो उससे एक सर्टिफिकेट ले लो कि इतना इंटरेस्ट बन रहा है। लास्ट कंडीशन, थर्ड, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन। सी और ए बच गया ना, आरआरआर के लिए लिया था। सी एंड ए शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years from the end of year in which loan is taken। मतलब क्या, जिस साल में आपने लोन लिया, पहले वो साल के एंड में जाओ, वो साल के एंड में जाओ और वहां से लेके 5 साल काउंट करो। 5 साल के अंदर आपका घर या तो अक्वायर हो जाना चाहिए या तो कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। सर अगर ये 5 साल में हमने घर बना दिया तो उसके बाद आप एसओपी रखोगे, घर बनने के बाद 2 लाख मिलेगा इंटरेस्ट, नहीं बनाया तो 30,000 मिलेगा। प्लीज नोट 5 years कब से? 5 years कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। कितनी कंडीशंस है? पहला कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। सेकेंड कंडीशन, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर आर। थर्ड, कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच, एंड लास्ट, इंटरेस्ट। अगर ये चारों कंडीशंस क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? और अगर एक आध कंडीशन भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ बोला नहीं है कंडीशन को लेके, तो 2 लाख। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 2 लाख। गया भेजे में आपके, आया समझ में? हाँ, मैं सिखाएगा। तेरा डाउट जो है वो अपना क्वेश्चन है, कौन सा डीएलओपी लेने का है, कौन सा, वो सिखाऊंगा मैं। हाँ, वो अपने बुक में क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, पहले तुम्हें ये समझा कि नहीं? इतना समझा ना, तो आपको मैक्सिमम 2 या 30,000 मिलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट होने देना। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने सोहम आपको भाड़े पे दी है, 50,000 रुपया मैं आपसे भाड़ा चार्ज कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी के रिलेशन में अभी मैंने एक 25 लाख का लोन लिया है फ्रॉम HDFC बैंक, और मैंने लोन लिया है फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स। मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, इंटरेस्ट पेबल वो आ रहा है 2.5 लाख 10% के हिसाब से, बट उसमें से मैंने पे सिर्फ 2,20,000 ही किया है। आप मुझे बताओ कितना मुझे 24B में डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ अमाउंट का आंसर चाहिए, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताना है, सिर्फ अमाउंट। 2,50,000 कितना? 2,50,000। क्यों 2,50,000? ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, सोम को मैंने भाड़े पे दी है, भाड़े पे दिए तब ये सब देखने की जरूरत नहीं। गया भेजे में आपके, अभी तक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, बट एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो। इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस। Interest on unpaid interest is not deductible. Interest payable on fresh loan taken to repay original loan is admissible as deduction. Brokerage and commission paid to agent for arranging loan is not allowed. Deduction in respect of interest, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, जितना भी इंटरेस्ट था सब माइनस करो, देयर इज नो लिमिट। बट एसओपी के केस में एक लिमिट है, कितना? या तो 2 लाख या तो 30। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैक्सिमम 2 लाख, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैक्सिमम 30।
कंडीशंस 4 है, पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर रिपेयर, रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन. एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन. एंड लास्ट इज इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज ऑफ. गया ये भेजे मैं आपके. चलो आप लोगों को ये लिखना है और घर जाना है. फिर हेडिंग दे दो इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ वह आ जाएगा. अब आपको सिर्फ दिखा देता हूँ. ये दिख रहा है नीचे नोट नंबर 5. पढ़ो, हेडिंग से ही पता चल जाएगा आपको. तो उसका डिस्कशन अपन कल करने वाले हैं. ये फोटो क्यों लेते हो आप सर? आजा फर्स्ट बेंच पे आजा. आजा इधर आजा, बैठ आराम से. दिखता नहीं है मतलब क्या हो? इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या इसमें कुछ? अब दिख रहा है? हो गया ये. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, डन. चलो अब ये 4 कंडीशन लिख लेंगे, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, बाय बाय.